हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई मांगा जिसका कि नाम है द थर्ड प्रिंस ऑफ फॉलन किंगडम रिक्वेस्ट। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मांगा मैं पहले एक्सप्लेन किया करता था वो भी एक्सप्लेन मैं करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए आप इस मांगा को एंजॉय करिए। मांगा की शुरुआत होती है, हमें एक इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग एक इंसान के बारे में बात कर रहे रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो कितना ही क्रेज़ी बंदा है जो किसी भी बैटल और वॉर में घुस जाता है बीचों बीच और ख़ुद की जान की भी परवाह नहीं करता। लोग कहते हैं कि वो मर्सनरी है और वो हमेशा ही एक बैटल ख़त्म होने के बाद दूसरी बैटल ढूंढता रहता है उसमें लड़ने के लिए। तो वहाँ पर जो दूसरा बंदा रहता है वो कहता है ये तो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि वो एक मर्सनरी होकर भी अपनी लाइफ की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। फिर वो बताता है कि जब भी वो ज़िंदा बच जाता है बैटल से तो वो एक ही लाइन सिर्फ कहता रहता है कि डैम इट, एक बार फिर से मैं ज़िंदा रह गया। तो फिर पहला वाला बंदा कहता है कि अगर कभी भी एम्पायर में वॉर हुई तो पक्का ही वो आएगा वहाँ पर भी फाइट करने के लिए। लोग तो कहते हैं कि ऐसा तो लगता ही नहीं है कि वो रुपयों के लिए कभी काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो रिवेंज ले रहा है अपना पुराना वाला। तो दूसरा वाला बंदा पूछता है तुम्हें पता है कि वो है कौन? तो फिर पहला वाला बंदा जवाब देता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, पर कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कोई फॉलन किंगडम का कोई प्रिंस था। शायद से वो बंदा खुद ही की मौत की तलाश कर रहा है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी इंसान की तरफ दिखाया जाता है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। उसके सामने एक नाइट खड़ा रहता है जो कि कहता है तुमने आखिरी में ऐसा सॉल्यूशन चूज़ किया है खुद को टॉर्चर करने का। थर्ड प्रिंस ऑफ ब्रायोल, यूरी ब्रायोल। यूरी मन में सोचता है मुझे तो मेरे अब नाम से भी नफरत हो गई है क्योंकि मेरे ही चलते मेरा किंगडम लगभग लगभग अब खंडर ही बचा है और कुछ भी उसमें नहीं बचा। मैं एक गुनहगार हूँ और एक लौता सर्वाइवर अपने किंगडम में से। अब हमें 10 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर यूरी एक गैम्बलिंग हाउस में होता है और अभी उसकी एज सिर्फ 18 साल होती है। वो चिल्ला रहा रहता है कि शायद से आज मेरा लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो फिर उसके साथ जो लोग खेल रहे रहते हैं वो लोग कहते हैं ये कोई लक है ही नहीं। वो लोग जाने लगते हैं तो यूरी कहता है कि चलो फिर से खेलते हैं, इस बार तो मैं दुगनी बेट लगाने वाला हूँ। तो फिर उसके साथ जो मेज आया रहता है वो कोर्ट का मेज होता है। वो कहता है कि अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर और रुके तब तक ही वो जो लोग बंदे उससे हारे रहते हैं वो टेबल पे एक लात मारते हैं यूरी से कि हमें क्या नहीं पता कि तुम हमारे साथ स्कैम कर रहे हो, तुम अपनी ये घटिया ट्रिक किसी और के सामने चलना। इस चीज़ से खुद यूरी भी गुस्सा हो जाता है और उसके ऐसे बिहेवियर को देख के वो लोग कहते हैं तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम कोई किंग हो। कोई भी बात नहीं, हम तो तुम्हें अभी पीटने ही वाले हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर वो लोग किंगडम के किंग के भी बारे में मजाक उड़ाने लगते हैं कि ऐसे तो एम्पायर और हमारे बीच जंग हो जाएगी। हम मेरे हिसाब से तो जो वहाँ के चिल्ड्रंस हैं और जो किंग है उन वो लोग बिल्कुल भी अलग हैं नहीं। इस चीज़ से तो यूरी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा रहता है क्योंकि वो खुद भी एक प्रिंस है। और फिर उसका गुस्सा फूट पड़ता है, वो पूरी टेबल को ही फेंक देता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं हूँ यूरी ब्रायोल जिसके हाथों आज तुम लोग रिबॉर्न हो जाओगे। और फिर वो लोग अच्छा खासा उसके हाथों से कुट जाते हैं। हमें हालांकि वो दिखाया नहीं जाता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक और जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी किसी से बात कर रहा रहता है। हमें दिखाया जाता है वो एक लड़की रहती है। यूरी उससे कह रहा रहता है मुझे माफ़ कर दो इस बार के लिए कि मैंने तो तुम्हें बताया ही था कि मेरे फादर ने मुझे बुला लिया था एक अर्जेंट मीटिंग के चलते, तो बस इस बार के लिए मुझे माफ़ कर दो। हम लोगों को बताया जाता है कि ये जो लड़की है वो एम्पायर की प्रिंसेस है जिसका कि नाम ये कटरीना है, पर अब से मैं इसे सिर्फ रीना बुलाऊंगा शॉर्ट फॉर्म में। वो कहती है क्या सिर्फ तुम ही इस दुनिया में बिजी पर्सन हो? तुम्हें पता है मुझे कितनी ज़्यादा मुसीबत होती है लोगों से छुप छुप के यहाँ पर आने में। तो यूरी कहता है जैसा कि मेरे फादर बाहर जा रहे हैं तो फिर मुझे सावधान रहना होगा और मैं इस बारे में दूसरे पर्सन को बता भी नहीं सकता जिस पे मैं भरोसा ना करता हूँ। और इस चीज़ को सुन के रीना तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और वो उस यूरी का दिया हुआ पेंडेंट उसी की तरफ फेंकते हुए कहती है तो फिर इसे उस लड़की को दे देना जिसके ऊपर तुम भरोसा कर पाओ, अब से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। और वो जाते जाते कहती है मुझसे तब तक कांटेक्ट मत करना जब तक मैं तुमसे पहले कांटेक्ट ना करूं। फिर यूरी बाद में कहता है कि मुझे तो नहीं लगता इस बार वो मुझे इतनी आसानी से माफ़ करने वाली है। पर हमें दिखाया जाता है उन लोगों की ये बातें कोई सुन रहा रहता है और उनके बीच में ऐसा होते हुए देख के खुश हो रहा रहता है। हम लोगों को बताया जाता है कि उस दिन के बाद एम्पायर और ब्रायोल के बीच में जो भी रिलेशंस थे वो पहले से ही अनस्टेबल थे, पर उस दिन के बाद वो पूरे ही ख़त्म हो गए। एम्पायर छोटी सी ही बात पे उन्होंने अपना लाइन क्रॉस करना शुरू कर दिया और ये कॉन्फ्लिक्ट धीमे धीमे चल के एक ऑल आउट वॉर में बदल गया। अब हम लोगों को बताया जाता है, कोई चिल्ला रहा रहता है कि एम्पायर ने ब्रायोल के ऊपर इन्वेजन कर दिया है। हम लोगों को दिखाया जाता है यूरी का पूरा
पैलेस उसकी आंखों के सामने ही जल रहा रहता है। और उस दिन एम्पायर ने एक वॉर डिक्लेयर कर दी ब्रायोल किंगडम के साथ। एक अरसा बीत जाता है जिसमें पता नहीं कितने ही लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया, पर फिर भी वॉर का कोई भी एंड नहीं दिख रहा था। जिस इंसान को कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल इंसान और ब्रायोल का सबसे पावरफुल वेपन माना जाता था, उसकी मौजूदगी के बिना ये जो वॉर थी वो एम्पायर के फेवर में गई और ब्रायोल हार गया। यूरी सोचता है कि इसे कोई कोइंसिडेंस समझो या फिर एक भद्दा सा सच। जब मैंने अपने पास्ट और इतनी सारी बैटल्स को अपने सामने देखा तो फिर बस मुझे एक ही कंक्लूज़न समझ में आया कि रीना ने मुझे बिट्रे किया है, क्योंकि वही एक लौती पर्सन थी जिसे कि पता था कि मेरे फादर बाहर जा रहे हैं और उसी के बाद से एम्पायर का इन्वेजन शुरू हो गया। हालांकि मैं इसे बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता था, मैं बस इसे ओवर थिंकिंग मान रहा था। पर जब मुझे उसका लेटर मिला उसने बस मुझे और ज़्यादा डिस्पेयर में डाल दिया। हमें दिखाया जाता है उस लेटर में सिर्फ सॉरी लिखा रहता है। अब हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब ब्रायोल पूरी तरीके से ही हार चुका रहता है और यूरी के पीछे एम्पायर के लोग पड़े रहते हैं उसे मारने के लिए। पर यूरी अभी भी उनसे लड़ाई कर रहा रहता है, पर उन लोगों की कोई गिनती नहीं रहती। वो एक को मारता तो दूसरे लोग आ जाते हैं और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा। और आखिरी में उसकी स्वॉर्ड भी उसके हाथ से गिर गई। उसे लगा सिर्फ अब यही उसका अंत है, पर तभी उसके ऊपर जो अटैक होने वाला था वो किसी इंसान ने खुद के ऊपर ले लिया। हमें बताया जाता है उसका नाम लॉरेंट रहता है। यूरी भी बहुत चिल्ला रहा रहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर लॉरेंट कहता है कि आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ख़त्म हो गए तो ब्रायोल किंगडम का पूरी होप ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाकी सोल्जर्स उसे ज़बरदस्ती वहाँ से भगा देते हैं और ख़ुद रुक जाते हैं उससे डिफेंड कर सकें। ताकि हमें दिखाया जाता है यूरी एक जगह छुपा हुआ होता है। वो सोच रहा रहता है कि मैं हमेशा तो यहाँ पर नहीं छुप सकता, मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूँ। मुझे ये भी पता करना होगा कि फ़ादर के साथ क्या हुआ। अगर अभी भी वो ये सब जानने के बाद भी वापस नहीं आए तो इसका सिर्फ एक ही कंक्लूज़न निकलता है, पक्का फ़ादर को भी एनिमीज़ ने किल कर दिया होगा। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उसे ढूंढ लेता है। यूरी ये देख के मन में सोच रहा रहता है कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो फिर ब्रायोल पूरी तरीके से ही ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ के चलते वो अपने घुटनों पे आते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो फिर ब्रायोल बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर मुझे। पर आगे वो कुछ कह पाता तब तक वो इंसान कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। इस चीज़ से यूरी कुछ समझ नहीं पाता। वो इंसान कहता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा लंबे में तो समझा नहीं सकता, पर एक दिन एम्पायर अपने इन सारे गुनाहों को ज़रूर भुगतेगा। जल्द ही एम्पायर के सोल्जर्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो फिर यहाँ से चले जाओ। हमें दिखाया जाता है यूरी वहाँ से जा रहा रहता है। वो मन में सोच रहा रहता है मुझे जीना ही होगा किसी भी कीमत पे। हालांकि जो मेरी ये सोच थी ये कुछ ज़्यादा ही बच्चों वाली थी, जो रियलिटी थी वो इससे काफ़ी ज़्यादा ही अलग थी, क्योंकि सभी लोग मारे गए। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, पर मैं सिर्फ अपने आप को पुश करता जा रहा हूँ ताकि एक दिन कोई मुझे भी आकर मार डाले। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो नाइट यूरी से कह रहा रहता है तुमने अब तक जो सिर्फ किया है वो ये है कि तुम हर एक डेंजरस बैटल में बीच में कूद जाते थे और हर एक डेंजरस चीज़ करते रहते थे। जिस सॉल्यूशन पर तुम सिर्फ आखिरी तक पहुंच पाए वो सिर्फ खुद को टॉर्चर करना था। तुम्हारी तो सेल्फिशनेस की कोई सीमा ही नहीं है। क्या तुम मौत को डिज़र्व नहीं करते? और आखिरी में वो यूरी का नाम लेता है, पर इस चीज़ से यूरी थोड़ा शॉक में रहता है। वो सोचता है कि जितने भी लोग मेरे बारे में और मेरी हिस्ट्री के बारे में जानते थे वो सभी लोग उस बैटल में मारे जा चुके हैं। आखिरकार ये बंदा है कौन? वो नाइट जो कि यूरी के सामने रहता है वो कहता है ये सिर्फ तुम्हारी गलती थी और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है था। वो अपना मास्क हटाता है जिसे देख के यूरी शॉक रहता है। हमें दिखाया जाता है वो तो लॉरेंट रहता है। ये वही इंसान रहता है जिसने कि यूरी को बचाया था और खुद के ऊपर अटैक ले लिया था। यूरी मन में सोचता है ये तो वही आवाज़ है, पर यह अभी भी ज़िंदा कैसे है? लॉरेंट कहता है ये सिर्फ तुम्हारी गलती थी, जो ब्रायोल किंगडम और मेरे हाउस का हॉनर और मेरा हॉनर सब कुछ ख़त्म हो गया। तभी लॉरेंट अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधे यूरी को स्टैब कर देता है, जिसके चलते यूरी वहीं पर ही मर जाता है। वो मरते मरते सोचता है कि अब मुझे शांति मिलेगी, पर अभी भी जो ये गिल्ट है वो अभी भी मुझे क्रश करता जा रहा है। पर तभी कोई यूरी को बुलाता है बार बार उसके नाम से। तभी यूरी उठ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो यूरी के फादर रहते हैं, जो कि उससे पूछ रहे रहते हैं क्या तुम बिल्कुल ही सही हो? यूरी अपने फादर को देख के सोचता है कि फादर यहाँ पर हैं, वो तो मर चुके हैं, इसका मतलब ये तो नहीं। फिर वो अपने फादर से कहता है फादर तो आप भी आखिरी में नर्क में आ ही गए। हाँ, ये चीज़ एकदम सेंस भी बनाती है। आप हमेशा ही हर वक्त हॉनर हॉनर उसी के ही बारे में बातें करते रहते थे
और वो अपने फादर की तरफ एकदम आशा भरी नज़रों से देख रहा रहता है। उसके फादर उसके एक लगाकर कहते हैं, अब शायद से तुम्हारा पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया है, तुम ये सब क्या बक रहे हो। तो फिर यूरी कहता है कि हम लोग नर्क में भी पहुंच चुके हैं, पर अभी भी आप मुझे मारने की अपनी आदत को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर पा रहे। अभी भी ये लेट नहीं हुआ है। पर तभी उसके आसपास से एक पत्ती उड़ के जाती है। वो अपने आसपास का माहौल देखता है, जो कि बिल्कुल ही हरा भरा रहता है। वो मन में सोचता है कि ये वो तो है ही नहीं, यहाँ पर आसपास कहीं पर भी हेल फ्लेम है ही नहीं। अगर ये हेल होता तो यहाँ पर पक्का ही हेल फ्लेम होती और डीमंस होते, जो कि हमेशा ही तुम्हारा मजाक उड़ाते। तो फिर ये वही हो जगह हो सकती है। पर तब तक वो बेहोश हो जाता है दोबारा से। अब यूरी हम लोगों को बताता है कि पहले तो मैंने सोचा ये सिर्फ एक सपना है या फिर कोई मिराज, पर जितना भी मैं चाहूँ मैं इससे उठ ही नहीं पा रहा। और इसके अलावा जो भी मेमोरीज़ मैं भूल चुका था, अब वो वैसा कि वैसे ही रिपीट होती जा रही हैं। तो फिर मुझे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ गया। मैं टाइम में वापस आ चुका हूँ, जब मेरा किंगडम बिल्कुल भी तबाह नहीं हुआ था, जब मैं 13 साल का हुआ करता था। अब मुझे एक और चांस दिया गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि कोई यूरी को उठा रहा रहता है। वो कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको उठा दूँ योर हाइनेस, ये आपकी स्वॉट ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। यूरी जागते हुए कहता है, ऐना जल्दी से मेरे कपड़े तैयार करो, सबसे पहले मैं फ्रेश थोड़ा हो लेता हूँ। तो फिर ऐना कहती है, योर हाइनेस आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, सबसे पहले आपको अपना मुंह धुल लेना चाहिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। यूरी ऐना को देख के अपने पिछली लाइफ की मेमोरी याद करने लगता है, जब ऐना यूरी के सामने मरी पड़ी हुई थी। फिर यूरी ऐना से कहता है कि मुझे एक तमाचा मारो। तो फिर ऐना पूछती है, क्या आप मुझे कोई क्राइम कमिट करने के लिए कह रहे हैं। तो फिर यूरी कहता है, नहीं, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, तो फिर ये क्राइम बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। तो फिर वो पूछती है कि आप बिल्कुल ही कंफर्म है। तो फिर वो अपनी बड़ाई करते हुए कहता है, मैं यूरी ब्रेऑल हूँ, मैं अपने वर्ड से कभी पीछे नहीं हटता। और तभी उसकी एक तेज़ का पड़ता है। हमें उसके स्वॉर्ड ट्रेनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका गाल पूरा ही सूज चुका रहता है। वो मन में सोचता है, मैं तो भूल ही चुका था कि ऐना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। फिर वो सोचता है, किसी ने भी मुझे दवाई के ऑफ़र ही नहीं दिया मेरे गाल पे लगाने को। यहाँ तक कि बर्नार्ड ने भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। और यहाँ मेरा तो स्टैंस भी गलत है, उसने इस चीज़ के बारे में भी मुझे नहीं बताया। हम तो सिर्फ तब से स्पार किए जा रहे हैं, कब से ये सिर्फ स्पारिंग से ही दूसरों लोगों को सिखाने लगा। फिर वो कुछ मेमोरीज़ को याद करने लगता है, जहाँ पर बर्नार्ड उसके फादर को बता रहा रहता है कि यंग मास्टर के पास कुछ ज़्यादा ही टैलेंट है, पर वो सिर्फ इसे बर्बादी कर रहे हैं। अगर वो अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए कुछ ज़्यादा डिलीजेंट होते, तो फिर वो ब्रेऑल किंगडम के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन सकते थे। यूरी मन में सोचता है, ये तब से ही शुरू हुआ, तब से सिर्फ हम लोग सिर्फ स्पारिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग के लिए कुछ ज़्यादा ही हिचकता रहता था। हालांकि मैंने उन सारी बातों को होते हुए सुन लिया था, पर और ज़्यादा ट्राई करने के बजाय मैं तो और ज़्यादा लेज़ी हो गया। ये सारी वो अपनी पिछली लाइफ की बातें सोच रहा था। पर अभी वो बर्नार्ड से कहता है कि अब से तुम बिल्कुल ही मुझे प्रॉपर्ली सिखाने वाले हो। मैं यूरी ब्रेऑल अब से अपना पूरा दूंगा इस ट्रेनिंग में। ये सुन के बर्नार्ड कहता है कि मुझे नहीं पता योर हाइनेस आप में क्या हो गया, पर मैं समझ चुका हूँ। वो अपने स्वॉर्ड से ऑरा अनलीश करते हुए कहता है कि अब से आपकी रियल ट्रेनिंग शुरू होती है। बर्नार्ड फुल स्पीड में यूरी की तरफ बढ़ता है। यूरी जैसे तैसे उसका अटैक रोक पाता है। वो कहता है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। ये सुन के बर्नार्ड थोड़ा दूर हट जाता है। यूरी मन में सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि बर्नार्ड को ब्रेऑल में आने से पहले दी स्वॉर्ड डीमन के नाम से बुलाया जाता है। अब हमें उसकी ट्रेनिंग टाइम ख़त्म होने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरी पड़ा पड़ा सोच रहा रहता है। तो फिर यही असली ट्रेनिंग थी बर्नार्ड के साथ में। अगर मेरे पास मेरी पिछली लाइफ की मर्सनरी वाली मेमोरीज़ ना होती, तो फिर आज मैं बहुत अच्छे से पिटता इसके हाथों। हालांकि ये जितना भी थकाने वाला हो, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी डेवलप करूँगा। ये इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। पर उधर बर्नार्ड खुद भी शौक रहता है कि हिज हाइनेस ने मेरे इतने ज़्यादा अटैक्स सारे के सारे ब्लॉक कर लिए, वो इतने इम्प्रूव कब हो गए। पर तभी ऐना चिल्लाते हुए आती है और कहती है, योर हाइनेस अभी आपको ये स्पारिंग रोकनी पड़ेगी और मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हिज मेजेस्टी ने आपको बुलाया है। तो फिर यूरी पूछता है, हिज मेजेस्टी क्यों? तो फिर ऐना जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि जो काउंट जोहनीज़ हैं वो अपने बेटे को अपने साथ लाए हैं। इस चीज़ को सुन के यूरी एक कोल्ड एक्सप्रेशन बनाते हुए काउंट जोहनीज़ के सन के बारे में बताता है कि वो उनमें से एक था जिसने कि हमें धोखा दिया था और एम्पायर के लिए रास्ता बनाया था ताकि वो हम पे इन्वेजन कर सकें। गॉड बार्कवर। फिर वो ऐना से पूछता है एक कोल्ड एक्सप्रेशन बनाते हुए कि वो अभी है कहाँ। सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो सब लोग बैठ के खाना खा रहे रहते हैं, जहाँ पर
काउंट बार्कवर और हमारे यूरी के फादर बातें कर रहे रहते हैं और गॉट बार्कवर, अब से मैं सिर्फ इसे शॉर्ट में गॉट ही बुलाया करूँगा। गॉट जब हमारे यूरी के बड़े भाई की तरफ देखता है तो यूरी का बड़ा भाई उससे ज़्यादा ही एलिगेंट रखता है, पर जब वो यूरी की तरफ देखता है तो यूरी तो उसे इतना बुरी तरीके से घूर रहा रहता है जिसके चलते वो डर जाता है। यूरी को ऐसा करते हुए देखकर उसका भाई उससे पूछता है, क्या तुम्हारे और उस लड़के के बीच में कुछ हुआ है, तुम उसे ऐसे काहे घूर रहे हो? तो फिर यूरी जवाब में कहता है कि उसने मेरे पीठ में खंजर भोंका है। इसे सुन के उसका भाई कहता है, तो फिर तुम उसे ऐसे तो जाने नहीं दोगे, तुम तो ग्रेट यूरी ब्रेयॉल हो। यूरी गॉड को देख के सोच रहा रहता है कि वो ऐसे डिग्निफाइड प्रिटेंड कर रहा है हर जगह इतना ज़्यादा घूरते हुए, शायद से मुझे उसके टेम्पर को थोड़ा फिक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर यूरी अपने मन में सोचता है कि ये तुम्हारे ही भले के लिए है गॉड, मुझे अपनी पुरानी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी चाहिए जो कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में की थी। अगर मैं याद करूं तो शायद से इसी टाइम पे मैंने इससे एक स्पार फाइट की थी, हालांकि वो सिर्फ वन साइडेड थी और वो कुछ ज़्यादा ही झगड़े वाली भी थी। शायद क्या यही वो रीज़न हो सकता है जिसके चलते पिछली लाइफ में गॉड ने हमारे किंगडम को बिट्रे किया हो। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी गॉड को एक स्वॉर्ड देते हुए कह रहा रहता है कि मैंने सुना तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल कुछ ज़्यादा अच्छी हैं, क्यों ना हम लोग एक स्पार करते हैं। गॉड कहता है अचानक से क्यों? यूरी कहता है कि हमारे किंगडम में एक नैरो माइंडेड नाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर गॉड कहता है कि मैं तो अभी नाइट बना भी नहीं हूँ। तो फिर यूरी कहता है तुम फ्यूचर में ज़रूर बनने वाले हो, क्या ये सही नहीं है? तो फिर गॉड कहता है हाँ ये टेक्निकली तो सही है, पर तभी यूरी कहता है ये डुअल शुरू होता है और वो फुल स्पीड से बढ़ जाता है गॉड की तरफ। हालांकि गॉड उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर वो कहता है कि तुम एकदम सही आ गए, ये कितनी ज़्यादा कायरों वाली हरकत है। पर फिर तभी यूरी पीछे जाकर उसके अपने पैर की मदद से उसकी आंखों में मिट्टी को फेंक देता है। ये देखकर वो कहता है तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर कोई नाइट कोड भी है या फिर नहीं? ये सुन के यूरी अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर ही छोड़ देता है और वो ऐसे ही जाता है और उसे एक किक मारता है और वो गॉड की स्वॉर्ड उठा के उसके ही गले पे तान देता है। फिर वो पूछता है तुम्हारे जो फादर हैं वो एक रिस्पेक्टेबल काउंट और नाइट हैं, तुम्हें क्यों लगता है कि उनकी ये पोजीशन क्यों एग्जिस्ट करती है? यूरी अभी मन में सोच रहा रहता है शायद से इसने पिछली लाइफ में ये सब सर्वाइव करने के लिए किया था, पर इस लाइफ में मैं किसी भी अपने नाइट को ऐसा वीक कन्विक्शन के साथ नहीं रहने दूंगा। यूरी फिर से ही अपना सवाल रिपीट करता है, पर गॉड इसका कोई जवाब दे नहीं पाता। तो फिर यूरी कहता है चाहे सिचुएशन कोई भी हो, तुम्हें बस उसका एसेंस ही समझना रहता है, हमेशा ही इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो। गॉड कहता है यस योर हाइनेस। यूरी अपना हाथ बढ़ाता है ताकि वो उस गॉड को उठा सके। जब गॉड चला जाता है तो फिर यूरी का ब्रदर उससे कहता है कि ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था, तुम सच में लड़ाई में तो थोड़े बहुत अच्छे हो ही। तो फिर यूरी कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं हार जाऊंगा? तो फिर तो उसका भाई सीधे सीधे हाँ ही कह देता है। ये सुन के यूरी कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तो उसका भाई जवाब देता है और क्या हो तुम हमारे किंगडम के सबसे ज़्यादा बड़े ट्रबल मेकर और गैम्बलर हो। ये सुन के यूरी कहता है अब मैं वैसे बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं जीने वाला, तो फिर आपको भी अब मेरे से ऐसे मैस नहीं करना चाहिए। ये सुन के उसका भाई कहता है मेरे हिसाब से तो तुम्हारे जो दिमाग के एक दो पुर्जे कहीं शायद से लूज़ हो चुके हैं। फिर हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी रहती है। बर्नार्ड उसे कहता है कि आपने आज बिल्कुल ही बहुत अच्छा किया है योर हाइनेस, पर अब लगभग टाइम आ ही चुका है, अब आपको माना कल्टीवेशन सीख लेनी चाहिए। इसे सुन के यूरी पूछता है क्या आप मुझे अपनी वाली सिखाने वाले हैं? तो फिर बर्नार्ड कहता है नहीं, आपको वो नहीं सीखनी चाहिए, वो आप जैसे किसी पर्सन के लिए नहीं है। आपको ब्रायोल मेथड सीखना चाहिए क्योंकि वो मेरे वाले मेथड से बैलेंस्ड है और उससे भी ज़्यादा इफ़िशियंट है। यूरी मन में सोचता है कि पिछली लाइफ में मैंने ब्रायोल मेथड को पूरी तरीके से ही मास्टर कर दिया था, मैं उसके लगभग पूरे पीक पे ही पहुंच गया था जब मैं मर्सनरी था। फिर वो कुछ सोचने लगता है, पर तभी कुछ उसे याद आता है। वो बर्नार्ड से पूछता है, वो बर्नार्ड से कहता है कि मुझे किसी को रिकमेंड करो रॉयल गार्ड्स में से, कोई ऐसा जो कि इतना ज़्यादा स्किल्ड ना हो, हाँ पर उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होना चाहिए। यूरी अभी सोच रहा रहता है कि यहाँ पर एक और ऐसी टेक्निक थी जिसे कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में बिल्कुल ही कर नहीं पाया था। बर्नार्ड कहता है कि अगर आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो फिर जारेड उनमें से सबसे ज़्यादा ही पोटेंशियल रखता है। तो फिर यूरी कहता है वो इंसान
यूरी मन में सोचता है कि मैं उससे अपनी पिछली लाइफ में मिला था जब वॉर लगभग ख़त्म होने वाली थी। उसकी जो स्किल्स थी वो एकदम ही मीडियोकर थी। वो इतना ज़्यादा पैथेटिक था कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो अब तक कैसे ही सर्वाइव कर पाया बैटल को। शायद से उसके पास नेचुरल गिफ्टेड टैलेंट था, पर उसने कभी भी उस टैलेंट को शार्प नहीं किया। और जब तक वॉर आई तब तक हम दोनों ही लोग एकदम जंग खाई हुई तलवार की तरह हो चुके थे। फिर यूरी जाते हुए कहता है तो फिर हम लोगों को चलना चाहिए और जेरेड से मिलने चाहिए, जो कि मेरा फ्यूचर का पोटेंशियल नाइट बनेगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।